Hello everyone, welcome to this video. In this particular part, we are going to cover the reasoning section of your IRDI Grade A 2017 paper. From this particular video, you can analyze the level of the exam, the important topics which are going to be in the reasoning section and the type of questions which are being asked. So that आप यहाँ से एक सही preparation करो reasoning के section की and उसी के हिसाब से आपका जो एग्जाम है वहाँ के भी आप उसमें भी आप हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो. एंड फॉर दिस वी नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं से हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि लेवल क्या रहता है और उसी तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर पाते हैं टू प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी. जो भी रीजनिंग के सेक्शन के अंदर आए हैं वी विल डिस्कस हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, ताकि आप ये समझ पाओ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बेसिकली. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज. यहाँ पे आपके ये सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक ई बुक है आपके लिए. 2017, 23 एंड 24 का आपको ई बुक मिल जाएगा एंड ये कम्प्लीटली फ्री है. आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, एंड यू कैन एनालाइज योर सेल्फ देन कि आपके पास कैसे क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं या किसी भी और सब्जेक्ट के अंदर आपके पूछे जाते हैं जो आपके IRDI के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री. द लिंक गिवन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा एंड यू कैन सेव इट एंड यूज इट for later. Okay guys, chaliye, welcome to the session. In this particular video we are going to cover the reasoning section of your 2017 paper of IRDI grade A. So from this particular video you can easily understand the level of questions and how we can easily attempt the questions in our real examination, and also it is going to help you to understand how we can approach the questions, the different type of questions. ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपको एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर द सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस और आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओगे. ठीक है, चलो, सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. 8 persons were sitting in a linear row in which 3 of them were facing south. 3 of them are facing south while the others were facing north direction. ठीक है, कुछ इसमें north face कर रहे हैं, कुछ south face कर रहे हैं. No two persons were seated together according to the English alphabetical order. It means कि suppose if we have M and N, तो M and can't sit together. It is already given in from this line. ठीक है, here we have if two persons were seated in same direction, both are facing north or facing south. अगर different direction है तो एक north होगा एक south होगा. ठीक है, so 3 of them are facing south. It means if 3 are facing south तो 5 are facing north direction because we have total 8 persons. राइट, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं. हमारे पास यहाँ पे कहा गया कि Q was seated second from the end. अब Q जो है वो किसी एंड से सेकेंड पोजीशन पे अगर होगा तो 1 and 2 Q आपके पास इस पोजीशन पे आ गया. ठीक है, बाकी सब 8% जो है वो यहाँ पे हो गए. ठीक है, सिमिलरली Q आपके पास सेकेंड टू राइट पे इधर से भी हो सकता है एंड 1, 2, 8% आपके ये हो गए. तो आपने क्या किया, अभी हमें Q की डायरेक्शन नहीं पता. R was seated second to right of Q, तो second to right of Q R आपके पास ऐसे आ जाएगा. second to right of Q बनाने के लिए R आपके पास ऐसे आ जाएगा. S was seated second to left of M. S जो है वो second to left है M के. We don't know the direction of M. 2 persons were seated between M and T. 2 persons है मेरे पास M और T के बीच में. ठीक है, यहाँ पे देखो P was seated to the immediate right of T. P जो है वो immediate right है T के and both of them were facing in opposite direction. मतलब दोनों ही एक दूसरे के opposite direction में भी face कर रहे हैं. Now in the question as you can see हमारे पास 2 केसेस अभी ऑलरेडी हो चुके हैं. अब अगर आप यहाँ पे देखो M मेरी कौन कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, लेट्स सी. सपोज अगर आपने M को यहाँ पे रखा तो M और T नहीं आ सकता, तो यहाँ पे M कैंसिल आउट होगा. M और T आ सकता है, M और S भी आ सकता है. रिमेंबर दैट इफ S इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ M, तो इसका मतलब ये है कि 1% तो उनके बीच में है. तो M आपके पास यहाँ पे कंफर्म हो गया. M आपके पास यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल. M यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि S के लिए पोजीशन यहाँ पे
एम अगर यहाँ पे होगा तो एस के लिए पोजीशन नहीं बचेगी, राइट। टी आपका हो जाएगा एस, हाँ यहाँ पे भी हो सकता है एम। तो नेक्स्ट उसने कहा एम यहाँ पे नहीं हो सकता, एम आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज एम को यहाँ रखा तो एस यहाँ आ जाएगा, फिर टी को यहाँ रखना पड़ेगा बिकॉज एम और टी के बीच में 2 पर्सन है। एस एंड टी कांट सिट टुगेदर, इट इज गिवन बाय अल्फाबेटिकल, जो आपके ऑर्डर वाले पर्सन हैं वो साथ में नहीं बैठेंगे, तो एम आपका यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। अगर मैंने एम को सपोज लास्ट इस डायरेक्शन में रखा, जो उससे पहले वाली डायरेक्शन थी हमारी, सपोज आपने एम को यहाँ रखा, एस को आपने यहाँ रखा, तो टी को आप यहाँ रखोगे, क्या ये सही है हमारे पास? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चेक करो, यहीं पे से मैं दूसरा केस बना लेती हूं। तो मेरे पास अभी m के लिए 3 पोजीशंस यहां ऊपर आ रही है। सेकंड केस में देखो, आप m को यहां रख सकते हो, आप m को यहां भी रख सकते हो, आप अगेन m को यहां रख सकते हो, क्या s को यहां रखोगे, 1 2 t को यहां रख सकते हो। तो अभी आप रख सकते हो आपके पास m को 2 जगह पे, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे से दो केस और बना लिए, ठीक है। सपोज m की 2 पोजीशंस को मैंने यहाँ पे रखा आगे, ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था। इसको मैं 1.1 नाम दे देती हूँ, इसको मैं 2.1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास Q पहले केस में यहीं पे है, R आपके पास पहले केस में यहीं पे है, ठीक है, और Q आपके पास दूसरे केस में यहां पे है, और R आपके पास यहां पे है। ठीक है। अब देखो, आपने एक बार क्या किया, M को इजीली आपने 1 सेकेंड, सपोज आपने M को यहां पे रख दिया, तो M के S तो इधर हो नहीं सकता क्योंकि S और R अल्फाबेटिकल एडजेसेंट है। S आपके पास यहां पे हो जाएगा, M के सेकंड टू लेफ्ट पे आपने S को रख दिया इधर, ऐसा हो जाएगा। आपको उसने कहा कि जो T है यहां पे आ सकता है, T का इमीडिएट नेबर याद रखना, T की साइड को P को भी जगह चाहिए होगी, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ P कैन बी हियर और P कैन बी हियर इन दीज 2 डायरेक्शंस, ओके। चलो, अब एक दूसरा केस हमने जब यहां से जो बनाया Q और R वाला, सपोज आपने M को यहां पे रखा, सपोज आपने M को यहां पे रखा, तो आप S को यहां नहीं रख सकते क्योंकि S और R नेबर नहीं हो सकते, S को आप यहां रख सकते हो। बट अगर आप M को यहां रखोगे तो T को यहां पे रखना पड़ेगा, अगेन S और T नेबर आ जाएंगे, जो कि क्या हो गया, गलत हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आर के बगल वाला जो पोजीशन हम एम के लिए रख रहे थे वो हमारा क्या है, गलत है गाइस। अब नेक्स्ट, अगर आपने एम को यहाँ पे भी हमने एक बार सोचा था ना, तो आपने एम को यहाँ रखा, एस को यहाँ पे रख लिया, चलो एम के सेकंड टू लेफ्ट पे आपने एम को यहाँ रखा, तो टी को यहाँ रखोगे, और टी का एक नेबर जो है वो पी भी है, टी का एक नेबर जो है वो पी है, तो ये वाला केस यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में देखो, आपने एक बार सपोज एम को यहाँ पे रखा, ठीक है, यहां पे और यहां पे हम बाद में चेक करेंगे 2.1 वाले केस में। तो अगर आपने m को यहां पे रखा तो m s यहां पे आ जाएगा, सेकेंड टू लेफ्ट आपके पास m को साउथ देखना पड़ेगा, m और t के बीच में 2 पर्सन है और p जो है वो इन दोनों पोजीशन में से एक जगह अभी आ सकता है। नेक्स्ट केस में देखिए, अगर सपोज मैंने m को अभी यहां रखा r के नेबर में, तो m यहां आएगा तो s यहां आ सकता है इजिली, ठीक है। s यहां नहीं आ सकता क्योंकि r का नेबर नहीं हो सकता। M और T के लिए फिर जगह यहाँ पे ही बचेगी, जो कि अगेन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एडजेसेंट जो आपके लेटर्स हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे। आपने इसी केस के अंदर दूसरा भी चेक कर लिया, सपोज आपने M को यहाँ रखा, S को यहाँ रखा, सेकेंड टू लेफ्ट S आ गया, T को आपने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब T का नेबर अगेन P नहीं आ पा रहा है, तो ये केस भी आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली हमारा दोनों ही केस के अंदर 2 ही केस लास्ट में बचेंगे जो हमारे पहले ही बने हुए थे, क्लियर है। अब उसने कहा कि M के जो नेबर्स हैं, उसने यहाँ पे बोला है P was immediate right of T and both of them facing opposite. Then immediate neighbors of M face the opposite directions. तो immediate neighbor Q already north है तो R south होगा, Q already south है तो R आपका north होगा। O and T face the same direction and neither of them was seated at the end. टी और ओ जो दोनों ही हैं आपके किसी भी एंड पे नहीं बैठने वाले, तो ये अभी ठीक है। अब उसने कहा ओ जो है हमारे पास, देखो पहले वाले केस में देखो ओ के लिए जगह यहाँ एंड पे नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास गलत हो जाएगा, तो या तो ओ यहाँ होगा या तो ओ यहाँ पे होगा स्लैश के साथ पी के, है ना।
नेक्स्ट आप देखो, अगेन ओ जो है वो किसी आपके पास एडजेसेंट एंड पे नहीं है, तो ओ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। नेक्स्ट उसने कहा कि F फेसेस साउथ डायरेक्शन, F जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस करे, दोनों केस में आपने F को साउथ दिखा दिया। अब लास्ट में एक चीज ध्यान दो, हमारे पास एक ही पर्सन बच रहा है, वन पर्सन इज लेफ्ट विच इज N, तो N को आप बची हुई पोजीशन पे ही रखोगे दोनों ही केसेस के अंदर। दोनों केसेस के अंदर जब आपने N को रखा गाइस, तो आपके पास देखो N का नेबर O नहीं हो सकता, N का नेबर आपका O नहीं हो सकता, एंड दैट्स वाई O की जो और P की जो पोजीशन है वो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आ जाएगी हमारे दोनों ही केसेस के अंदर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे O जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा। T के इमीडिएट राइट आपके पास P है, T के इमीडिएट राइट आपके पास P है। T और P दोनों ही आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट उसने एक और चीज कही थी यहाँ पे, N P T O R M Q एंड S, ये ठीक है। S Q M R O T P एंड N, ये भी अभी ठीक है। हमारे पास 3 पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं, तो आपके पास पहले केस के अंदर 3 पर्सन साउथ फेस कर ही रहे हैं। एक और चीज था यहाँ पे कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अच्छा Q was सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स हो गया है, R सेकेंड टू राइट ऑफ Q है, ये हो चुका है। ठीक है, S हो चुका है, T आपका M और T के बीच में 2 पर्सन है, और इमीडिएट नेबर ऑफ M फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, T एंड अच्छा O एंड T फेस द सेम डायरेक्शन। ओके, तो O और T सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो अगर यहाँ पे T नॉर्थ है तो O भी नॉर्थ होगा, यहाँ पे T साउथ है तो O भी साउथ होगा, एंड नीदर ऑफ देम सीटेड एट द एंड। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट केस में देखो, मतलब सेकंड केस में देखो, 3 से ज्यादा लोग जो हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास गिवन था कि साउथ सिर्फ 3 पर्सन फेस करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही सॉल्यूशन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो इसमें हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू O, M के पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू O क्या होगी? सेकेंड टू लेफ्ट, सेकेंड टू M की पोजीशन जो है 1 2 सेकेंड टू लेफ्ट। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन P एंड S, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन P एंड S, तो 1 2 3 4 5 पर्सन, मोर देन 4 आपका आंसर हो जाएगा। हु वाज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R इज O, आंसर विल बी O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? Q वाज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ये ठीक है। M वाज सीटेड थर्ड टू राइट ऑफ P, M जो है वो थर्ड टू राइट ऑफ P है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर C आपका गलत सही आ गया। 4 ऑफ द फॉलोइंग वर इन अ सर्टेन ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? P O M R एंड N, P O M, तो P O ओके, तो O भी M भी R भी और N भी, R भी और N भी। यहां पे एक चीज दिख रही है, देखो हमारे पास N तो नॉर्थ ही फेस करेगा, क्योंकि सारे के सारे 5 जो लोग हैं वो नॉर्थ होने चाहिए थे। आपको दिखेगा R और जो आपका R और P जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, R और P साउथ फेस कर रहे हैं, N और M जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2-2 करके अलग पेयर बन रहा है, तो ये डायरेक्शंस का तो ऑड वन आउट यहाँ पे रिलेशन हम नहीं निकाल सकते। तो एक चीज यहाँ पे दिख रही है मुझे, जिसके अंदर सिर्फ जो N है, देखो M O P और R, M O P और R तीनों ही, ये चारों ही हैं वो मिड में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ आपके पास एंड ऑफ द रो बैठा हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर E इज द ऑड वन आउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है ये वाला, ठीक है, इसको रीड करेंगे। 7 क्रिकेट टीम्स एंड प्ले देयर मैचेस ऑन 7 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, तो संडे है, वीक के 7 पर्सन। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले टेबल बनानी है गाइज, तो आपने टेबल बनाई। ठीक है, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, 2 प्लेयर्स, देखो 2
टीम्स प्ले बिटवीन ई एंड एफ. दे आर सेइंग 2 टीम्स प्ले बिटवीन ई एंड एफ के बीच में 2 हैं. विच प्ले बिफोर वेंसडे. अब देखो एफ अगर यहाँ पे वेंसडे के पहले होगा तो एफ के लिए 3 पोजीशन खाली हो गई. ई और एफ के बीच में 2 टीम्स ने खेला है. एज मेनी टीम्स प्ले आफ्टर ई. कह रहा है कि आफ्टर ई उतने ही पर्सन आपके ए के पहले होंगे जो कि आपका यूएस से बिलोंग करता है. अब इस कंडीशन को ढंग से देखो, ई और ए वाली. अगर एफ आपके पास यहाँ पे आता है तो ई 1 2 करके ई यहाँ आ जाएगा. ई के नीचे जितने 1 2 3 प्लेयर अगर खेलते हैं, टीम्स खेलती हैं, तो ए के ऊपर भी 3 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ए भी उसी जगह पे आ जाएगा वेयर वी हैव ई, राइट. एंड इट मीन्स कि ये केस आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो गया. तो आपके पास एफ के लिए सिर्फ 2 पोजीशन अब लास्ट में बच गई, मंडे एंड ट्यूसडे वाली. तो वी विल मेक 2 केसेस फ्रॉम हियर ओनली 2 केसेस फॉर एफ. तो एक बार एफ यहां पे आ गया और एक बार आपने एफ यहां पे रख दिया. एफ और ई के बीच में वी हैव 2 पर्सन, एफ और ई के बीच में वी हैव 2 पर्सन्स. ठीक है. नेक्स्ट यहां पे आपके पास ई के नीचे 2 हैं तो ए के ऊपर भी 2 होंगे. ई के नीचे 1 है तो ए के ऊपर भी 1 ही होगा. तो हमारे पास ये क्या है, केस नंबर 1 और ये हो गया केस नंबर 2. ठीक है. ए जो कि आपका यूएसए से बिलोंग करता है, यूएसए से बिलोंग करता है, ए आपका यूएसए से बिलोंग करता है. B which belongs to UAE plays before A. तो B UAE आपके पास यहां आ गया, B UAE आपके पास यहां पे आ गया. ठीक है. चलो, द टीम विच बिलोंग्स टू इंडिया प्लेज 2 days बिफोर नेपाल. तो नेपाल की टीम से 1 और 2 इंडिया आपके पास यहां आ जाएगा. अभी हम इसको रख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी पोजीशन खाली हैं. F doesn't belong to Ireland. F जो है वो आयरलैंड से बिलोंग नहीं करता है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. G plays 1 day after C. 1 day after C का मतलब हो गया G और C को आपको इस सीक्वेंस में रखना है. 1 day after मतलब तुरंत उसके अगले दिन. तो आपके पास C और G के लिए जो जगह है वो यहाँ पे पहले केस में खाली है और यहाँ पे दूसरे केस में खाली है. ओनली 1 person is left which is D. तो D आप यहाँ पे फिल कर सकते हो इजिली. D आप यहाँ पे इजिली फिल कर सकते हो. ओके. नाउ D which belongs to India, sorry England doesn't play after E. तो D जो है वो play after E नहीं है, doesn't play after E. तो सेकेंड केस आपका यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो गया. फर्स्ट केस इज द राइट वन एंड D belongs to England आप यहाँ पे फिल कर दोगे. ठीक है. अब आपके पास है इंडिया एंड नेपाल का जो सीक्वेंस गिवन है वो इंडिया अगर आप एफ के सामने रखोगे तो नेपाल नहीं आ सकता. तो इंडिया हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ ई एंड नेपाल आपके पास जी के सामने आ जाएगा. नाउ एफ डजंट बिलोंग टू आयरलैंड. उसने पहले ही कहा था कि एफ जो है वो आयरलैंड से नहीं खेलेगा. और तो आपके पास एक ही पोजीशन आयरलैंड के लिए बच गई ये वाली, और आपके पास एक ही कंट्री बची श्रीलंका. तो आपके पास वो एफ के सामने आ जाएगा. दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. क्वेश्चंस को ध्यान में देखो. विच टीम प्लेज ऑन वेंसडे. कौन सी टीम प्ले करती है वेंसडे को, इंग्लिश और डी वाली टीम. हु बिलोंग्स टू श्रीलंका अभी अभी हमने निकाला, एफ बिलोंग्स टू श्रीलंका. विच टीम प्लेज 3 days आफ्टर बी. 3 days आफ्टर बी देखो 1 2 एंड 3. थर्ड डे पे हमारा डी टीम है. द टीम विच बिलोंग्स टू इंडिया प्लेज ऑन. जो इंडिया से खेलता है वो क्या है, थर्सडे को खेलता है. How many teams play before the team which belongs to Ireland? How many team play before Ireland team के मेरे पास 5 persons होंगे उसके ऊपर. ठीक है. चलो नेक्स्ट. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनपुट आउटपुट. इसको एक बार देखिए, ट्राई करिए एक बार खुद से एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट. ओके. सो व्हाट वी हैव हियर, एज यू कैन सी हमारे पास जो नंबर आए हैं वो थोड़ा अलग हैं जो ऊपर इनपुट में प्रेजेंट है. आपके पास सबसे पहला जो नंबर चेंज हुआ था दैट वाज 24 एंड सेकंड स्टेप में आपके पास 36 चेंज हुआ. अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट स्टेप में 24 का 22 बना, सेकंड स्टेप में 36 का 38 बना. यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो 58 चेंज हुआ होगा, तो यहाँ पे 58 चेंज हुआ और वो 56 बना, दैट इज -2. तो एक बार क्या हो रहा है -2, एक बार +2 नंबर में, एक बार -2 हो रहा है, एक बार +2. एज
एज यू कैन सी 73 आपका 56 के बाद हुआ था अरेंज, तो 71 से 73 बना है, तो आपका +2 फिर -2, तो ये नंबर्स के बीच में सीक्वेंस चल रहा है। फर्स्ट वी अरेंज दैट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज्ड फर्स्ट, राइट, स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज्ड फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स में देखो, वर्ड आपके अरेंज तो हो रहे हैं बट बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका वाला वर्ड जो है वो पोजीशन मतलब उसकी चेंज करी है, ठीक है। अमेरिका वाले वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो AM और RICA तो थोड़ा रिवर्स में चला गया है। अमेरिका के बाद अल्फाबेटिकली यहाँ पे जो वर्ड आता है यूरोपियन आएगा, तो यूरोपियन को आपने फिर बाद में चेंज करा है। तो आपने चेंज कैसे किया है, EU को आपने बाद में इधर से लिख दिया रिवर्स, और NA को यहाँ पे से आपने लिख दिया, बाकी ऑल द मिडिल लेटर्स आर सेम, रिमेन सेम पोजीशन पे। तो आप क्या कर रहे हो, वर्ड अरेंज्ड अकॉर्डिंग, अरेंज अल्फाबेटिकली आपके जो वर्ड हैं वो अरेंज हुए हैं, बट चेंज आपके पास क्या है, मैंने बताया फर्स्ट एंड लास्ट 2 लेटर्स आपके रिवर्स में जा रहे हैं, और नंबर्स में जो चेंज आ रहा है वो +2 -2 +2 -2 आ रहा है। सेम चीज हम यहाँ पे इस न्यू इनपुट में अपना अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला सबसे नंबर जो है उसमें 25 अरेंज होगा, पहला जो नंबर है वो इसमें कौन अरेंज होगा, 25 यहाँ पे से अरेंज होगा, ठीक है। तो आपने 25 को अरेंज करोगे तो सबसे पहले -2 होगा, सबसे पहले क्या होगा -2, और आपके पास यहाँ पे अल्फाबेटिकली अमेरिका अरेंज हुआ था, तो फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पे बैकयार्ड अरेंज होगा, सेकंड नंबर पे बैकयार्ड के बाद आई ये अरेंज होगा, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका ये अरेंज होगा। तो हम पहला स्टेप यहाँ पे से बना लेते हैं। तो एक चीज आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिक्स भी नहीं रह रहा है, कोई भी जो नंबर और आपके पास वर्ड है वो अपनी ही पोजीशन पे फिक्स नहीं हो रहा है आफ्टर द अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट साइड को वर्ड है, राइट साइड को नंबर है, ओके। तो बैकयार्ड का आपके पास जो है, देखो लास्ट का 2 जो लेटर है, ठीक है, तो ये DR यहां से स्टार्ट करो, और यहां पे आपका BA है, तो BA यहां पे से स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी जो बीच के हैं दैट इज CK YA आपका सेम रहेगा। अब इधर के साइड जो नंबर है 25 -2 दैट इज 23 यहां पे आ जाएगा, बाकी सारे जो है एलिमेंट सेम रहेंगे। 79 25 तो हो गया मिस्ट्री, फिर आपके पास 130, फिर नर्वस, फिर 88, फिर आइडेंटिटी, फिर स्पॉटिफाई, फिर 122, और यहाँ पे 23 आपका आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपके पास जो है वर्ड में आइडेंटिटी अरेंज होगा, तो आइडेंटिटी में आपके पास यहाँ पे YT, बीच के सारे सेम रहेंगे, ENTI सेम रहेगा, अगेन यहां से क्या हो जाएगा ID, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे DRCKYAAB 79 आपका यहीं पे रहेगा, आफ्टर 25 जो मेरे पास नंबर है 79 ही है, आफ्टर 25 इसमें 79 ही है, 79 आपका अरेंज होगा। तो मिस्ट्री 130, नर्वस 88, स्पॉटिफाई 122, 23, और 79 + 2 81, 79 + 2 81 आपका यहां पे से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आफ्टर आइडेंटिटी आपके पास मिस्ट्री अरेंज होगा, तो मिस्ट्री का YR यहां पे हो जाएगा, और MY ऐसे हो जाएगा, तो आपके पास ST और E यहां पे रहेगा, ठीक है। चलो
यहाँ पे थोड़ा ये लेंदी इसलिए होगा क्योंकि ये आपको लिखने में टाइम लगेगा सही से। अब जैसे मुझे टाइम लग रहा है ऐसे आपको भी लगेगा, तो इसको ऐसे कि स्किप नहीं करना होता है। अब आफ्टर 79 आपका 88 अरेंज होगा। -88 दैट इज 86 आपका आ जाएगा। फोर्थ में आफ्टर मिस्ट्री आपके पास फोर्थ पोजीशन पे नर्वस आएगा, तो SU और NE, तो RVO आपके पास सेम पोजीशन पे रहेगा। तो इसको ढंग से लिख लेती हूं मैं। चलो आफ्टर 86 आपके पास 122 अरेंज होगा, तो 132 अपनी पोजीशन पे रहेगा। NER NRV भी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। नहीं, नर्वस तो ऑलरेडी हो चुका है। बचा क्या हमारे पास? स्पॉटिफाई। तो स्पॉटिफाई आ जाएगा। 123 तो अरेंज होगा, ठीक है। 22 अरेंज होगा, 122, 23 अपनी पोजीशन पे, 120 186 अपनी पोजीशन पे। तो 88 से देखो यहाँ पे प्लस -2 आता है, यहाँ पे +2 आता है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी +2 होगा, 124। फिफ्थ पोजीशन में लास्ट में -2 ही होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 130 का -2 दैट इज 128, 124, 86, 23 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर कहाँ गया भाई यहाँ पे से? ओके, यहाँ पे 81 आएगा, 81, 86, 81, 86 और 23, 81, 86, ठीक है। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारा वर्ड है वो स्पॉटिफाई बचा, तो स्पॉटिफाई का YF हो जाएगा और बीच के वर्ड सारे लेटर सारे ऐसे रहेंगे, ORTI, और SP का आपके पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे से जितने भी हमारे पास बचे, जितने भी हमारे पास बच रहे हैं वो सारे ऐसे कैसे यहां पे लिख देंगे हम। ठीक है, चलो दिस इज द फाइनल स्टेप। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, ये जो हमारे पास आ रहा है वो कहाँ है, अकर्स इन द सेम वे। तो आपके पास एक देखना है YTENDI और नर्वस, इसका मतलब 130 और नर्वस आपके पास होना चाहिए। तो YTNDI DR ये वाला और 130 और नर्वस, तो यहीं पे आ रहा है सिर्फ स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। What is the sum of first two numbers from the right end in step 4? First two number from right end, 124 plus 86 कितना हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा 20 और 21, तो 210 मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वॉवल्स। स्टेप 2 में सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड 3, 4, 5, 6, 7, 130, 130 आपके पास एक नंबर है तो वॉवल्स तो होंगे नहीं, तो इज इट अ प्राइम नंबर? नो,
एंड क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है? यस, तो ये आपका करेक्ट होगा। What is the first three terms of the penalty meet? Penalty meet मतलब इस पर्टिकुलर उसमें स्टेप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 4 में देखो SURVOEN, फर्स्ट थ्री एलिमेंट SURVOEN, और ये वाला आई थिंक ई ऑप्शन में मुझे लग रहा है, हाँ YTNDTI। ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्टेप 5 इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट। तो स्टेप 5 का जो नंबर है, आपके पास ये सारे नंबर आए हैं, इनमें सबसे ऑड यही है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे आपको इवन या फिर कॉम्पोजिट नंबर दिख रहे होंगे, किसी ना किसी के टेबल में वो आते ही हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आगे आपके सामने है, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। In which of the following expressions are these two relations definitely true? तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दो पहले तो। A is neither smaller nor equal, it means greater. A is neither greater nor equal, it means smaller. Not smaller मतलब greater equal, neither smaller nor greater मतलब equal, and not greater का मतलब है smaller equal। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स का मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसमें देखो बी कैप और जी, बी कैप का मतलब है बी स्मॉलर इक्वल टू जे, ठीक है, और सी एस्ट्रिक का मतलब देखो सी इज ग्रेटर इक्वल टू एच, यही लिख रखा है, राइट? हाँ, अब आपके पास जे शुड बी ग्रेटर इक्वल टू बी। अब जे शुड बी ग्रेटर इक्वल टू बी अगर होगा तो यहाँ पे अगर जे के साथ में अगर ये परसेंटेज वाला, अगर इफ इट इज जे ग्रेटर, तो हमेशा कभी भी आपका ग्रेटर इक्वल तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट? ऑप्शन नंबर 1 आपका वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जे के बाद अगेन ये वाला सिंबल दिख रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब है ये वाला सिंबल, बी ग्रेटर इक्वल जे आ रहा है, दैट इज अगेन रॉन्ग, कंप्लीटली ऑपोजिट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। डी को देखिए, जे और बी के बीच में कैप का सिंबल है, दैट इज बी इज अगेन देखो ऐसा आ रहा है, तो कंप्लीटली ऑपोजिट है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे से देखूं जे से लेकर बी की तरफ, तो कैप एस्ट्रिक का मतलब है ग्रेटर इक्वल। ठीक है, अब इन सिंबल्स को डिकोड करके देखो, यहाँ पे इसका मतलब है ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर, एंड का मतलब है इक्वल। तो यहाँ पे इस पूरे से उसमें जे से लेकर बी की तरफ आपको जे ग्रेटर इक्वल बी ही दिखेगा, विच इज करेक्ट। तो ई ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन। अब सी और एच का भी देख लो, यहाँ पे सी से लेकर एच की तरफ भी आपका ये कंफर्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर ई इज द कंफर्म। नेक्स्ट बी परसेंट का मतलब है बी स्मॉलर पी, एंड का मतलब है इक्वल टू क्यू, कैप का मतलब है स्मॉलर इक्वल आर, और एस्टिक का मतलब है ये। अब यहां से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। ट्रू नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स लिखा है उन्होंने। तो टी और आर के बीच का देखो, टी का है इसमें, 1 सेकेंड, एट है, टी और आर इज ग्रेटर देन टी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, परसेंट का मतलब है स्मॉलर, एंड का मतलब इक्वल, एट का मतलब ये वाला सिंबल, और एट का मतलब ये वाला सिंबल। ठीक है, तो टी स्मॉलर देन आर, ये ठीक है। P इज इक्वल टू आर, ये तो ठीक नहीं है वैसे, बट लेट्स सी। Q ग्रेटर B अगर देखूं ये करेक्ट है, R ग्रेटर B भी ठीक है, और S ग्रेटर आपके पास नहीं है। तो ये आपका E जो ऑप्शन है ये आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा। देखो वाई वी आर नॉट चूजिंग ऑप्शन नंबर सी बी, वाई बिकॉज ये आपका डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये आपका पार्शली फॉल्स है, मतलब इट कैन बी ट्रू, राइट? इट कैन बी ट्रू, राइट? वाई बिकॉज जब आर और पी का देखोगे, आर इज ग्रेटर इक्वल पी, तो या तो ये आर ग्रेटर पी होगा या तो ये आर इक्वल पी होगा। तो उसमें से एक पार्ट आपको बी ऑप्शन ने दे रखा था, और बी और ई में अगर आप चूज करोगे डेफिनेटली फॉल्स के लिए, तो ऑब्वियसली आपका ई ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन बट कोडेड। अब यहाँ पे आपके पास है इन अ फैमिली ऑफ 5, ये आपके पास पूरा दिया हुआ है, और उसने कहा है कि हाउ पी इज रिलेटेड टू टी। अब देखो S इज इक्वल टू दैट 3 इज ब्रदर ऑफ 4,
3 इज ब्रदर ऑफ 4, तो आपके पास आ गया S इज ब्रदर ऑफ N, N% का मतलब N इज द सन ऑफ P, P डॉलर का मतलब P इज द मदर ऑफ J, एंड T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S. नाउ वी ओनली हैव 5 मेंबर्स इन द फैमिली, तो आपके पास ऑलरेडी 4 मेंबर्स हो गए, और अगर ब्रदर इन लॉ S का T निकलेगा, और ऑब्वियसली N और S तो दोनों ही मेल पर्सन है, J जिसका पता नहीं है, तो इट मीन्स कि T मस्ट बी द हस्बैंड ऑफ J, एंड दैट्स वाई ये 5 मेंबर्स हमारे टोटल हो चुके हैं. हाउ P इज रिलेटेड टू T, P की डॉटर का हस्बैंड, तो आपके पास P क्या लगेगी, उसकी मदर इन लॉ लगेगी. ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखेंगे. W is the mother of Y, Y is the sister of Q, Q डॉलर का मतलब है Q is the mother of T, T% का T is the son of R, तो R एंड Q को मैरिड होना पड़ेगा यहाँ पे से. ठीक है, बिकॉज T अगर सन आ गया तो Q का तो ऑलरेडी चाइल्ड है, तो R का भी अगर चाइल्ड हुआ तो दोनों को मैरिड होना पड़ेगा. तो हाउ R इज रिलेटेड टू W, एज यू कैन सी R इज द हस्बैंड ऑफ हर डॉटर, तो यहाँ पे R इज द सन इन लॉ ऑफ W. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज आर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. देखो, देयर आर 6 schools इन अ सिटी, दे आर, उनके नेम लिखे गए हैं. सो such that school SOS and BWM are 20 meter apart. SPS, okay, 20 kilometer apart. SPS is 20 kilometer west of MHS, which is 25 kilometer to the south of SOS. ठीक है, तो SPS जो है वो 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है MHS से. जो MHS है 5 किलोमीटर जो है नीचे है SOS से. ठीक है, HIS LOP is 30 kilometer and 35 kilometer north of BWM and MFS. MFS is towards the east of, तो MFS आपका यहाँ कहीं है बेसिकली. ठीक है, MFS is towards the east of, तो अगर यहाँ पे हमें भले डिस्टेंस ना भी पता हो तो भी यहाँ पे MFS आएगा. तो MFS के नॉर्थ में है आपके पास यहाँ पे कौन, ये HI, ये वाले स्कूल. ठीक है, उसने कहा कितना, 35 किलोमीटर. अब HS ये वाला 30 किलोमीटर है BWM के. 30 किलोमीटर का क्या मतलब होगा, साथ में उसने ये भी लिखा है कि SOS एंड BWM आर 20 किलोमीटर अपार्ट. तो 20 किलोमीटर अपार्ट का मतलब है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर ये दिख रहा है, तो BWM जो है वो यहाँ कहीं होगा, राइट. वाई, बिकॉज इज कंप्लीट 35 और ये कंप्लीट 5 है, तो ये 5 का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना हो जाएगा गाइस, 30. ये वाला कितना हो जाएगा, 30. क्लियर है. अब यहाँ से इन दोनों के बीच में अगर 20 का डिस्टेंस है, तो ये वाला जो नीचे MHS और MFS के बीच में कितने का डिस्टेंस आ जाएगा, 8 का डिस्टेंस. कितने का आ जाएगा, 8 का डिस्टेंस आ जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन MHS एंड HISLOP. तो MHS ये वाला, सॉरी ये वाला, और यहाँ पे अगर ये 20 है तो ये भी आपका 20 ही होगा. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक. अब इन दोनों के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस आपके पास ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस भी देखो 35 का स्क्वायर. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 400 प्लस 1225 आपका 35 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास 1625 आ जाएगा. बट मेरे पास अंडर रूट 1625 नहीं दिख रहा, तो आप क्या करो, इसको एलसीएम लेके यहाँ पे इसको ब्रेक करो इस स्क्वायर रूट को. तो 5 से 5 3 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, तो 5 6 जा अगेन, 5 5 जा, 5 13 जा, और 13 की टेबल से 1. तो जब मेरे पास ये 5 5 जो पेयर में है वो बाहर आ जाएंगे अंडर रूट के, और 65 आपका अंदर रह जाएगा क्योंकि वो किसी पेयर में नहीं है. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट.
Again, we have a puzzle, but flat plus floor based puzzle. We have 4-storied building having 2 flats. Flat A is to the west of flat B. अब यहाँ पे हम कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे? देखो 4, 3, 2, 1 हमारे फ्लोर्स हो गए. फ्लैट ये एक आपके पास फ्लैट ए हो गया और ये वाला बी हो गया. ठीक है, 2 केस बना के चलते हैं हम अभी. फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस. ठीक है, चलो. यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास m लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर एंड लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ r. अगर m जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ r है और ऑड पे है तो ऑब्वियसली m जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे तो होगा नहीं. m के लिए एक ही कंडीशन रह गई, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फ्लोर. m के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन आपकी रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड फ्लोर. क्लियर है? अब यहाँ पे बात होती है कि r के पास 2 पोजीशन है, या तो ये वाली पोजीशन है और m के r के पास या तो ये वाली पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि एटलीस्ट 1 फ्लोर इज बिटवीन n एंड r. मतलब एक ना एक एटलीस्ट एक फ्लोर होना चाहिए. एटलीस्ट एक का मतलब या तो n यहाँ होगा या तो n यहाँ होगा पहले केस में. दूसरे केस में n की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ यही रहेगी. उसने एक और चीज कही है, n का जरूरी नहीं है कि इसी के उसमें होगा. जहां पे उसने लिखा है वेयर बोथ ऑफ देम डू नॉट लिव इन अ डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप फ्लैट में नहीं रहते हैं. इसका मतलब सेम फ्लैट में रहते हैं जो हमने बनाया है. P जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ M है. अगर P साउथ ईस्ट ऑफ M है तो M के साउथ ईस्ट में P भी दिखना चाहिए आपको. तो ओनली 1 पोजीशन इज लेफ्ट फॉर P, ओनली 1 पोजीशन इज लेफ्ट फॉर P. ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन n एंड p इज द सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर. देखो n और p के बीच में जितने फ्लोर्स हैं उतने ही m और o के बीच में हैं. अब दूसरे केस में n और p के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो क्या m और o के बीच में 2 फ्लोर आ सकते हैं? नहीं आ सकते. ये केस आपका यहीं पे कैंसिल्ड आउट. क्लियर है? अब आपके पास इसको यहीं पे छोड़ो. S एंड P लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट. सेम टाइप ऑफ फ्लैट मतलब P जो है वो B में है तो S भी आपके पास होगा. तो S और N में हमारे पास स्लैश आ गया. T lives to the south west of S. साउथ वेस्ट ऑफ T जो है वो T इन दोनों में से एक जगह आ जाएगा, यही जो, क्योंकि S के साउथ वेस्ट ये जगह बच रही है. Q जो है वो एक इवन नंबर्ड फ्लोर पे है एंड डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर P लिव्स ऑन. तो आपके पास Q जो है वो एक तो यहाँ पे आ सकता था, एक तो यहाँ पे आ सकता था इवन फ्लोर पे, बट वो कह रहा है कि P वाले फ्लोर पे नहीं चाहिए, तो P वाले फ्लोर पे कैंसिल्ड आउट हो गया. Q की सिर्फ एक ही पोजीशन खाली रह गई. क्लियर है? अब S जो है वो साउथ ईस्ट है Q के. अगर S जो है वो साउथ ईस्ट होगा Q के तो S की पोजीशन यहाँ पे से फिक्स हो गई. S आपके पास यहाँ पे आएगा थर्ड फ्लोर पे. ठीक है, अब उसने कहा कि जितने पर्सन N, अब N फिक्स हो चुका है ना, तो N और P के बीच में ओनली 1 फ्लोर है, ओनली 1 फ्लोर है. ठीक है, और आपके पास M और O के बीच में 1 फ्लोर होगा तो यहाँ पे T की पोजीशन और O की पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी. M और O के बीच में 1 फ्लोर बचा T, T आपका यहाँ गया. तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. ओके, चलो क्वेश्चंस देखिए. हु लिव्स वेस्ट ऑफ R? R के वेस्ट में O रहता है. हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन N एंड R? तो ओनली 2 फ्लोर्स गाइस. फ्लोर 2 है, पर्संस का नंबर अलग होगा. विच फ्लोर डज R लिव? R जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहता है. और हु लिव्स इन फ्लैट A इन फ्लोर 2? T रहता है. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू O? तो O के रेस्पेक्ट में S आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगेन अ डेजिग्नेशन बेस्ड पजल गाइज. चलो, सो आई होप यू हैव पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई किया होगा आपने सॉल्व करने का. वी हैव 6 पर्सन्स. ओके, in a IT company at different post, they are from different engineering branches also. The post are trainee, associate, senior associate, lead, manager and CEO. तो ये CEO जो है, where the CEO post is the highest and the trainee is the lowest, ये आपको गिवन किया गया है. तो हम अगर यहाँ से अब पोस्ट के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ पे CEO सबसे पहले, मैनेजर, लीड, सीनियर एसोसिएट, फिर एसोसिएट और फिर ट्रेनी. ठीक है,
अब आपके पास यहाँ पे पर्सन का नेम और यहाँ पे ब्रांच, ठीक है, पोस्ट। Further, it is known that B, whose rank was immediate lower than civil branch person, देखो जिसका जो रैंक है, मतलब B's rank was immediate lower than civil, जो सिविल में रहता होगा उसके रैंक से इमीडिएट नीचे है आपके पास B की रैंक। D was an associate, D का एसोसिएट यहाँ पे क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। सिविल ब्रांच पर्सन एंड वाज रैंक्ड इमीडिएट हायर, ओके, तो इमीडिएटली लोअर है सिविल से बट इमीडिएटली हायर है सी से, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस हमारा बन गया, इन तीनों का हम सेम में रखेंगे। D was an associate, only one person was ranked in between E and the ECE person, ECE branch, where E was junior to him, मतलब कह रहा है कि ECE ब्रांच से जो है और E जो है एक पर्सन उनके बीच में है, एक पर्सन रैंक्ड है बट E जो है वो उससे जूनियर है ECE वाले से, तो ये हमारा क्लियर हो गया। फिर उसने कहा द मैनेजर वाज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो मैनेजर जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। F was in a lower post than CO, F यहाँ पे CO पे नहीं होगा, बाकी उसके अलावा नीचे होगा कहीं। The person from mechanical branch was ranked higher than E, मतलब E से जो ऊपर की साइड हमारे पास मैकेनिकल वाला पर्सन भी आ जाएगा E के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एसोसिएट वाज नॉट फ्रॉम द CS और मैकेनिकल, एसोसिएट जो पर्सन होगा मैकेनिकल और CS दोनों पे से नहीं आएगा, ये चीज क्लियर है। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे ऐड करके इसमें फिल करने का ट्राई करते हैं गाइस, ठीक है। अब सिविक्स और ये सिविल और उसको रखने का ट्राई करेंगे। देखो अगर मेरे पास सपोज सी आ गया, सिम के इमीडिएट ऊपर बी तो नहीं आ सकता, सी यहाँ आएगा तो बी यहाँ आएगा, तो इमीडिएट ऊपर सिविल नहीं आ सकता, ये कैंसिल आउट। तो आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई, सी को एक प्लेस ऊपर पोजीशन कराओ, सी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, सिविल वाला पर्सन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा ई को रखना है, तो ई के इमीडिएट, ई के देखो अगर मैंने ई को यहाँ रखा तो क्या मेरे पास ईसीई के लिए जगह है, नहीं, ई को यहाँ पे रखना पड़ेगा और ईसीई के लिए जगह आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट देखेंगे, एफ जो है वो कह रहा है सीओ की पोजीशन पे नहीं हो सकता, एफ के लिए एक ही पोजीशन खाली रह गई, ए बचा है तो ए को वैकेंट पोजीशन पे डाल दो। अब उसने कहा मैकेनिकल जो पर्सन है वो सी के ई के ऊपर है कहीं ना कहीं। मैकेनिकल में एक और चीज कही है कि द एसोसिएट वाज इज नॉट फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल ब्रांच यहाँ आ जाएगा, सीएस ब्रांच से भी एसोसिएट नहीं है तो सीएस आपका यहाँ आ जाएगा। बचा एक ही ब्रांच जाती है पीईटी, तो पीईटी आपका यहाँ पे आ जाएगा पेट्रोलियम वाला, क्लियर। तो ये सारे पोस्ट हमारे क्लियर हो गए, पर्सन क्लियर हो गए, ब्रांचेस क्लियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। लीड कौन सी ब्रांच से है आपके पास, मैकेनिकल ब्रांच से है। Who among the following was the trainee? ट्रेनी आपके पास E है। What was the post of A? I think CEO, हमने आंसर निकाला है। How many person were positioned between CO and C? एक पर्सन है। Who was ranked immediate higher than petroleum branch person? तो immediate higher F आएगा आपके पास आंसर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज कंप्लीटली वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ हमें कहा गया है, तो नो पोस्ट आर रोस्ट, ओनली अ फ्यू, ठीक है, ये ओनली अ फ्यू होगा, ओनली अ फ्यू पोस्ट, ओनली अ फ्यू पोस्ट इज होस्ट, ठीक है। ऑल होस्ट बीइंग रोस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे होस्ट रोस्ट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि वाई बिकॉज वी हैव अ कॉमन पार्ट बिटवीन पी एंड एच, ये पार्ट जो है वो सेम टाइप का रिलेशन शो करेगा इसके साथ, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो ऑल होस्ट कभी भी आर के अंदर नहीं हो सकते, रॉन्ग। सम रोस्ट इज होस्ट, कुछ रोस्ट जो है वो होस्ट है, इसको हम डेफिनेटली श्योर नहीं कह सकते बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, तो आपके पास दोनों ही इसके अंदर गलत हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं। Only a few whispers are screams. All whispers are silent. ठीक है। Some screams are definitely not silent. कह रहा है कि कुछ screams definitely silent नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई negative information screen की तरफ से silent पे है क्या, नहीं, ठीक है।
तो ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी। ऑल साइलेंट कैन नेवर बी स्क्रीम, कह रहा है कि सारे साइलेंट जो है वो कभी भी स्क्रीम नहीं हो सकते, तो ये आपका करेक्ट होगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। क्या होगा आपका? ओनली सेकेंड फॉलोज। चलो only a few trees are breeze, only a few wind are breeze, all wind are trees a possibility। देखो विंड और ट्री का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये करेक्ट होगा। सम ब्रीज आर नॉट विंड, ये आपका रॉन्ग होगा। देखो ब्रीज के अंदर कोई भी डॉट पार्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, आपका वो विंड के अंदर है, तो ओनली फर्स्ट ही आपका यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है हमारे सामने। आपके सामने क्या कहा गया है कि वी हैव 6 persons P2U are sitting around a circular table, all of them are facing towards the center who is sitting adjacent to Q। basically the question is adjacent to Q आपको find out करना है। अगर सारे पर्सन, देखो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, 6 पर्सन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से ही बनेगा, सारे इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, P जो है वो ऑपोजिट है T से, ठीक है। नेक्स्ट उसने 1 पर्सन बिटवीन T एंड U। अब देखो T एंड U यहाँ आ सकता है, T एंड U हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, तो U ही फिक्स नहीं हुआ तो Q कहाँ से फिक्स होगा अब आगे जाके। तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट से तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। सेकेंड स्टेटमेंट से देखो हमें क्या मिल रहा है, 1 पर्सन बिटवीन Q एंड S, 1 पर्सन बिटवीन S एंड P। अगर मैं Q और S के बीच में एक पर्सन रख दूं और S और P के बीच में एक पर्सन रख दूं यहाँ पे, तो क्या मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे Q के जो नेबर्स हैं, क्योंकि 3 पोजीशन अभी खाली है, कोई भी पर्सन कहीं पे आ सकता है, तो यहाँ पे से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब फर्स्ट एंड सेकेंड के डेटा को हम ऐड करके एक सर्कल बनाते हैं। देखो अब आपके पास एक और चीज है P और T। क्या P और T जो है वो नेबर थे पहले से ही, ठीक है। एक और चीज गिवन थी हमारे पास, यहाँ पे 1 पर्सन है P T और U में, और आपके पास S और P में भी एक पर्सन है, तो S यहाँ पे आ जाएगा एक बार, और अगर मैं यहीं पे से देखूं तो S आपका यहाँ पे भी आ सकता है। 2 केस अगर यहाँ पे बन रहे तो लेट्स सी कि हम 2 केस बना के यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो T P और S आपने एक बार यहाँ पे रख दिया, S और P के बीच में एक पर्सन, S और Q के बीच में भी एक पर्सन, तो S और Q यहाँ पे आ जाएगा, S और Q आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि T और U के बीच में भी एक पर्सन है, T और U के बीच में भी एक पर्सन है, तो अब U यहाँ आएगा या तो अगेन यहाँ आएगा, तो अगर U की पोजीशन नहीं पता चली तो R भी हमें फिक्स नहीं पता चलेगा। सेम आपके पास U यहाँ आ सकता है, U यहाँ आ सकता है, तो R की पोजीशन भी फिक्स नहीं हुई, तो इट मीन्स कि Q का जो एडजेसेंट पर्सन है एक, उसमें से कोई भी हमें मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं मिला, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से भी आंसर नहीं आ रहा, तो टुगेदर इज नॉट सफिशियंट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे चलते हैं। कह रहा है कि 8 पर्सन्स आर देयर एंड लिव इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, हाउ मेनी पर्सन्स लिव अबव आर। तो स्टेटमेंट 1 से आप क्या करोगे, 8 फ्लोर का आप पूरा अरेंजमेंट बनाओगे। चलो, P lives on an even numbered floor, 3 persons live between U and T, S lives immediate below T। अब कह रहा है कि S जो है वो immediate below T है और 3 पर्सन्स आपके U और T के बीच में रहते हैं। U जो है वो lives immediate above P है। अब अगर मेरे पास U immediate above P है और U even पे रहता है, तो 8th पोजीशन पे तो P रह नहीं सकता, तो P या तो 6th पे होगा, या तो P 4th पे होगा, और या तो P सेकेंड पोजीशन पे होगा। इमीडिएट U जो है वो उसके ऊपर रहता है, ऐसे करके। U और T के बीच में वी हैव 3 पर्सन, U और T के बीच में वी हैव 3 पर्सन। ये वाला केस यहीं पे कैंसिल आउट होगा बिकॉज T के इमीडिएट नीचे S नहीं हो सकता।
ठीक है, मतलब टी के इमीडिएट नीचे मुझे एस के लिए पोजीशन चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल इन द सेकंड केस, तो आपके पास टी यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। अब अगेन यहां से इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें आर की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं मिली, तो हम कैसे फिक्स करेंगे उसको। ठीक है, तो यहीं पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा आपके पास सेकंड वाला। हम स्टेटमेंट अब ट्राई करते हैं। तो ये सारा था आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट का देखो, एटलीस्ट 2 persons बिटवीन एस एंड क्यू और आर लिव्स इमीडिएट अबव वी, 2 persons बिटवीन वी एंड क्यू। यहां से हमें कुछ भी फिक्स नहीं पता चलेगा, मतलब एस एंड क्यू हम कहीं पे भी रख सकते हैं, वी एंड डब्ल्यू हम कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो अब हम करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड के डेटा को ऐड। फर्स्ट एंड सेकेंड के डेटा को ऐड हम जब हम करेंगे तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन है, देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से गिवन हो रखी है। ठीक है, जो फर्स्ट से है। अब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सेकंड वाला जो डेटा है उसको ऐड करना है आपने, इसके अंदर जो सेकंड वाला डेटा है उसे ऐड करना है। ठीक है, अब आप जब ऐड करोगे, देखो उसने कहा जो S और Q है उसके बीच में 2 पर्सन एटलीस्ट होने चाहिए। R जो है वो इमीडिएट ऊपर है V के। अब S और Q में आप देखो आपके पास S था क्या यहाँ पे, T के इमीडिएट नीचे S, ओके यहाँ पे था। तो हमारे पास S और Q के अंदर 1 2 Q यहाँ पे आ सकता है, एटलीस्ट 2 पर्सन हमें बोला गया है। Q आपके पास इन दो पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, अब सपोज अगर आपने Q को यहाँ पे रख दिया जो R इमीडिएट अबव V है, तो क्या आप R इमीडिएट अबव V रख पाओगे क्या। देखो अगर आपने Q बीच में रख दिया, यहाँ पे Q यहाँ पे रख दिया 5th पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे R और V की पोजीशन नहीं मिल पाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो Q को हम ऊपर फिक्स कर देते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे, एंड R और V को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, उसने कहा 2 पर्सन मुझे V एंड Q के बीच में चाहिए, तो 2 पर्सन आपके V एंड W के बीच में भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में चेक करो, R एंड V के लिए सिर्फ यही पोजीशन खाली है मेरी, और V और W के बीच में मेरे पास 2 पर्सन चाहिए। S एंड Q के लिए एक यही पोजीशन खाली रह गई, जबकि एटलीस्ट 2 पर्सन मेरे पास S एंड Q के बीच में नहीं आ रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड के डेटा को ऐड करके एक फिक्स्ड आंसर मिल पा रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। R के ऊपर आपके पास 3 पर्सन आ चुके हैं बाय एडिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, तो ई ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन, दिस विल बी आवर लास्ट पजल। यहाँ पे आपके पास 12 पर्सन्स हैं। ठीक है, 12 persons are sitting in 2 parallel rows containing 6 seats each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons but not necessarily in the same order. 12 persons टोटल हैं, पैरेलल रो में अरेंज हो रखे हैं, F G H I J K, ये रो 1 में है एंड ये रो 2 में है। पर्सन्स इन रो 1 इट मीन्स F G, ठीक है, इसको दूसरे पेज में मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज F G C I J K all are facing north, एंड बाकी जो है L M N O P Q साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, L M N O P Q आपके साउथ फेस कर रहे हैं। सो यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं, दैट ईच पर्सन इज फेसिंग द पर्सन ऑफ द अदर रो, ईच पर्सन इज फेसिंग द पर्सन ऑफ द अदर रो। इसको हम ट्राई करते हैं। चलो अब 1 by 1 यहां पे से जब मैं स्टार्ट करूंगी, उसने कहा G एंड J के बीच में, G एंड J के बीच में आपके पास कितने पर्सन है, 2 persons आर देयर। तो वी डोंट नो वेयर वी कैन प्लेस G एंड J, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। अभी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो कि G एंड J के बीच में 2 हैं। I डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ K, ये इंफॉर्मेशन एक है। नीदर G नॉर P सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब G और P दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। F sits to the immediate left of the one who faces M। तो ऐसा करते एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं G और J से, क्योंकि इसके इंफॉर्मेशन के अलावा अभी कुछ भी हमें कुछ फिक्स नहीं दिख रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे G और J को रखा, देखो सपोज नाउ यू ऑल्सो नो दैट कि आपके पास G जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा। तो आपने क्या किया, अब G वाला जो है पर्सन सारे नॉर्थ फेसिंग है, तो हम नॉर्थ वाले नीचे की साइड बनाएंगे रो 1 में। रो 1 ये होगी आपकी, रो 2 ये होगी। तो अगर आप क्या करते हो,
जी कांट बी एट द एक्सट्रीम एंड, तो एटलीस्ट एक पर्सन तो जी के लेफ्ट में होगा ही होगा, और जी और जे के बीच में एक पर्सन, यहाँ मतलब दो पर्सन आ चुके। अब एक बार जी लेफ्ट में होगा, एक बार जे लेफ्ट में भी हो सकता है, तो हमारे पास यहां से आपके पास जो है जे यहां हो गया, जी आपका यहां और एक पर्सन उसके लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो उतने ही पर्सन आपके ऊपर के वाली रो में भी हो जाएंगे, उतने ही पर्सन आपके ऊपर वाली रो में भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये रो 2 है, ये रो 1 है, और केस अलग अलग है हमारे पास। केस 1, केस 2, आगे देखो। अब इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है उसको हम साइड बाय साइड लिखते रहते हैं यहां पर। आई डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ के, इमीडिएट राइट ऑफ के आपके पास आई नहीं होना चाहिए, और P जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, F जो है वो इमीडिएट लेफ्ट, ओके, M को जो फेस करेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट आपके पास F है यहाँ पर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ C इज ग्रेटर देन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन जो है राइट ऑफ C है। बोथ M एंड N जो है वो नेबर नहीं है। एक और चीज गिवन है कि 1 पर्सन बिटवीन L एंड Q, L और Q के बीच में एक पर्सन है। द वन हु फेसेस J सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ L। अच्छा, उसने कहा द वन हु फेसेस J, J ऑब्वियसली नीचे वाली रो में है, तो जो J को फेस करता है पर्सन, और L आपकी साउथ फेसिंग रो में है, वो पर्सन जो J को फेस करता है दैट वन सेकेंड टू द राइट ऑफ L। इसका मतलब ये जो है ऐसे 1 एंड 2 L के सेकेंड टू राइट पे ऐसे होगा, तो यहाँ पे ऐसे पोजीशन होनी चाहिए। अब ऑल द पर्सन आर फेसिंग ईच अदर, तो यहाँ पे इसका मतलब J के राइट साइड में एटलीस्ट वी नीड 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर, है ना, एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर। तो आपके पास जो पहला केस आपने बनाया वो वहीं पे गलत हो जाएगा, ये केस जो है वो यहीं पे गलत हो जाएगा कि J आपके पास ज्यादा से ज्यादा J के लेफ्ट में आप एक ही, राइट में आप एक ही पर्सन ऐड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा J के राइट में आप एक ही पर्सन ऐड कर सकते हो, बिकॉज वी हैव 6 पर्सन इन ईच रो, राइट। तो आपके पास इस जो ये कंडीशन दिख रही है इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, पहला केस वहीं पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चले। अब सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही आपके पास बच गया है। अब इस दूसरे केस को ही मैं आगे बढ़ा रही हूं, इसको हटा ही देते हैं पहले वाले को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जी की वजह से दो दो कंडीशन बन सकती है। देखो यहां पे तक हमारे पास इतना गिवन हो रखा है, ठीक है। इतना गिवन है, उतने ही पर्सन ऊपर होंगे, ये क्लियर है हमें। अब ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड आप जे के लेफ्ट में एक पर्सन डाल दो, वी नीड 6 पर्सन इन ईच रो। एक और हो सकता है कि जे के लेफ्ट में ना वो पर्सन ऐड करके हम जी की राइट साइड को ही वो पर्सन ऐड करते हैं। ये दो केस हमारे यहाँ पे बन गए। तो अब आपके पास यहाँ पे जो मैंने केस बनाया था, पहला केस तो हट गया था ना, तो आपके पास सेकेंड पॉइंट 2 एंड सेकेंड पॉइंट 1 आपका केस बन गया 2। ठीक है, चलो अब आपके पास क्या है कि जे के, देखो जे को जो फेस कर रहा था वो सेकेंड टू राइट ऑफ एल था, इसको यहाँ पे एल को रख दो, इसको यहाँ पे एल को रख दो, क्लियर है। ठीक है, चलो अब यहां से आगे चलते हैं। उसने कहा एल और क्यू के बीच में एक पर्सन है, वो हम अभी क्यू को रख सकते हैं कहीं पे भी, इसको अभी छोड़ देते हैं। सी को भी बिठा सकते हैं हम अभी, और एल और क्यू, एम और एफ को देखते हैं एक बार। देखो एक और चीज उसने कही, एन सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस जी। थर्ड टू राइट ऑफ पी आपके पास 1 2 और यहाँ पे एन आएगा ऐसे करके। अब पी जो है वो इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस जी, जी को जो फेस करता है। देखो अब दोनों ही केस के अंदर पी के लिए या तो ये जगह बची है, या तो ये जगह बची है, या तो ये जगह बची है। थर्ड टू राइट आप एन करो, 1 2 3, तो P यहाँ पे नहीं आ सकता, P आपके एक्सट्रीम एंड पोजीशन पे भी नहीं था, वो भी हमारे पास क्लियर है।
अब P अगर यहाँ रखोगे तो 1 2 3 N यहाँ आ जाएगा, P उसके अलावा जगह कोई खाली है ही नहीं, तो आपके पास दूसरे केस में N और P की जगह ये बच गई बस। पहले केस में आपके मतलब जो ऊपर के केस दिख रहा है आपका 0.2 वाला, उसमें 2 पोजीशन है P की, ठीक है। बट उसने कहा कि P हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द, मतलब जो G को फेस करेगा उसका नेबर P नहीं होगा, तो यहां पे P नहीं आ सकता। तो ऊपर वाले केस में भी आपके पास P के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन खाली बच गई, ये वाली। क्लियर? P आ जाएगा तो N भी आ जाएगा। अब C वाला देखो, C को उसने कहा कि C के लेफ्ट साइड में जितने हैं उससे ज्यादा वो ज्यादा है राइट साइड से, ठीक है। तो C आपके पास यहां पे आ सकता है, C के लेफ्ट में ज्यादा लोग होने चाहिए, C या तो यहां आएगा, ठीक है। दूसरे केस में भी देखिए, C आपके पास या तो यहां आएगा और या तो यहां आएगा, इन दो पोजीशंस पे आ जाएगा। अब L और Q के बीच में आप एक पर्सन रख सकते हो, L और Q के बीच में आपने एक पर्सन यहां पे रख दिया। अब नेक्स्ट देखो, M के लिए कुछ कहा है उसने, तो M जो है वो F जो है वो उसका F इमीडिएट लेफ्ट है, जो पर्सन M को फेस करता है। M को जो पर्सन फेस करेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे अगर M आएगा तो F यहाँ पे आ सकता है, C आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ये ठीक है पहले वाले केस में। नेक्स्ट देखो, M अगर यहाँ पे आएगा तो F नहीं आ सकता, M अगर यहाँ पे आएगा तो F नहीं आ सकता। इस वाले केस को हम यहीं पे रॉन्ग कर देंगे, 0.1 वाले को। पहला जो आपको दिख रहा है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसने कहा जो है K के इमीडिएट राइट पे आपका I नहीं आएगा, तो I जो है वो इमीडिएट राइट नहीं आ सकता, तो इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा नीचे वाला जो अरेंजमेंट है पूरा हो गया, O आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट गाइस, ओके। चलो अब इसके जो क्वेश्चंस है, यू कैन इजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन, इसको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे इफ O इज रिलेटेड टू P, एज यू कैन सी O एंड P के बीच में वी हैव वन पर्सन इन द डायग्राम। G इज रिलेटेड टू C, G और C के बीच में भी वन पर्सन है हमारे पास डायग्राम के अंदर। तो आपके पास I किससे रिलेट करेगा, तो I और जिसके बीच में वन पर्सन होगा दैट इज G, तो I और G के बीच में वन पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन एंड देन आंसर, ओके। चलो सो गाइज आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। यू अंडरस्टूड द complete explanation of the puzzles, the sitting arrangement and other type of questions also, and now you are going to practice the same level, and आप देख पाओ कि खुद को कैसे इम्प्रूव करना है हर एक टाइप ऑफ टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म अगर आपको लग रहा है कि जहाँ से आप सारी चीज़ों का एक साथ प्रिपरेशन कर पाए और आप खुद को टेस्ट भी कर पाएँ, तो ये जो आपके पास IRDAI के लिए कोर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इफ़ यू आर समवन जिसको लगता है कि उसको फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, तो यू कैन गो थ्रू दिस गोल्ड कोर्स। इस गोल्ड कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो भी आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं IRDAI के लिए फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों में ही, और यहाँ पे आपके उन सारी सब्जेक्ट के आपके लाइव क्लासेस होंगी। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके हैं इसके अंदर, आपके सेक्शनल टेस्ट भी आपके इसके अंदर हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो एक तरीके के थ्री टाइप ऑफ टेस्ट तो आपके इसके अंदर है, सो दैट यू कैन टेस्ट यूर सेल्फ ऑल्सो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। सो और PYQs आपके इसके अंदर भी हैं, एंड वीकली मेंटोर टॉक सेशन है। इफ़ यू आर facing any kind of problem while preparing, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने मेंटर को अपने जो भी क्वेरी है वो बता सकते हो, तो यहाँ पे आपके मेंटर आपकी क्वेरीज को लाइव रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा गोल्ड कोर्स के अंदर रहेगा। वैलिडिटी अगेन यू कैन चूज फ्रॉम हेयर, एंड इफ यू आर समवन जिसको लगता है फेज़ 1 उसका प्रिपेयर्ड है बट सिर्फ उसको फेज़ 2 के लिए चाहिए, तो ये सिल्वर कोर्स के अंदर आपको फेज़ 2 का सारी चीज़ें रहेगी। अगेन यहाँ पे आपके फेज़ 2 के सब्जेक्ट जितने भी होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होंगे, उनके यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, आपके
चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारी ही चीज़ें आपको इसके अंदर दिखेंगी, ठीक है। सो गोल्ड कोर्स में फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 रहेगा आपका, एंड सिल्वर कोर्स के अंदर आपका फेज़ 2 रहेगा ओनली। अगेन गाइज यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। एंड सेकेंड, आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सो आई विल शो यू कि अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको किस तरीके से सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। तो दिस इज edutap.in वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है edutap.in टाइप करके, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके IRDI के कोर्सेज को चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपको करना है। सो यू कैन फाइंड दिस कोर्स हेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नो मोर पे जाओगे और भी काफ़ी डिटेल्स आपको इस कोर्स के अंदर दिखेंगी कि क्या क्या और डिलीवरेबल्स हैं। बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। यू कैन सी दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट राइट नाउ, तो आप ये डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिर्फ IRDI के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो इफ़ यू आर समवन की जो आप और भी एग्जाम और भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके कॉम्बो कोर्सेज भी होते हैं, तो आप कॉम्बो के सेक्शन पे जाइएगा, ठीक है। आप कॉम्बो के सेक्शन पे जाओगे तो एज यू कैन सी RBI ग्रेड AB वाला एंड IRDI ग्रेड A के साथ कॉम्बो पैक है आपका। साथ में फिर आपका NABARD एंड IRDI एंड RBI वाला एग्जाम के लिए भी पूरा कॉम्बो पैक है। एंड यहाँ पे आपका पूरा कवरेज है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये आपका कॉम्बो कोर्स है। और यहाँ पे अगेन नो मोर पे आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी इस कोर्स के अंदर। रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू जस्ट रश, आपको सारी चीज़ें एनालाइज करनी है एंड देन यू कैन डिसाइड कि क्या ये कोर्सेज जो हैं आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए यूजफुल रहने वाले हैं या फिर नहीं रहने वाले हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीख पाए होंगे रीजनिंग सेक्शन के अंदर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज, थैंक यू सो मच।